डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तजिंदर है और मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। लेकिन जो घटना की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो पंजाब के होशियारपुर की है। उस समय 1975 में मैं होशियारपुर शहर में रहा करता था और मैं घर में बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करता था। हमारे खेत थे, ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पर मेरे पिता खेती किया करते थे, जबकि मेरे दादाजी, जो कि हिमाचल की हद में बने हुए एक गांव में बड़े बागान में जाया करते थे और वहां से फल तोड़कर उन्हें बेचा करते थे। कोई भी मजदूर वहां उन्होंने रखा नहीं था। पहले हिमाचल का यह हिस्सा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन वो ज़मीन तो हमारी थी ना, वहाँ पर वो बागान भी हमारे ही थे, तो वहाँ मेरे दादाजी जाया करते। मैं वहाँ जाने की बात किया करता तो दादाजी मना कर देते। वो मुझे कहते वो जगह भूतिया है, तुम वहाँ कभी मत जाना। और मेरे पिता भूतों का नाम सुनकर ही पूरी रात सो नहीं पाते थे। भले ही जिंदगी में कभी उन्होंने कोई भूत नहीं देखा था, लेकिन दादाजी की भूतिया कहानियाँ सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। बनते बहुत हिम्मत वाले थे, 4-4 लोगों से एक साथ लड़ लिया करते थे। भले ही पहलवान क्यों ना हो, वो उन्हें पीट दिया करते थे। खेतों में आसपास के जो खेतों वाले थे मेरे पिता से जैसे जला करते थे। उनकी सेहत अच्छी थी। मेरे पिता भी रौबदार थे, लेकिन अंधेरा होते ही वो घर के अंदर घुस जाते। किसी से नहीं डरते थे सिवाय भूतों के। और मेरे दादाजी भी एक डंडे में सफ़ेद कपड़ा लपेटकर मेरे पिता को कमरे में जाकर ऐसे डराया करते, खिड़की से वो कपड़ा लहराकर भूत आया भूत आया, और मेरे पिता अपने कमरे से चीखें मारना शुरू हो जाते। मेरे दादाजी को बड़ा मज़ा आया करता था पिता को ऐसे डराने में, और मुझे दादाजी के साथ ऐसा करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया करते थे। कहते हैं ना, हर बच्चे का प्यार जैसे उसके दादा के साथ बहुत ज़्यादा होता है, मेरा भी लगाव मेरे दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उन्होंने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। हमें बताया हुआ था कि हमारे बड़े बागान हैं, वहाँ अकेले जाकर मेहनत किया करते थे। कभी कभी 2 से 4 दिन वहीं पर रहा करते थे, फिर घर आया करते थे। जब घर आया करते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते थे। मेरी तो आंखें चमक जाया करती थी कि दादाजी आ गए, और वो मेरे पिताजी को काफ़ी पैसे भी दिया करते थे। मेरे पिता खर्चीले भी थे, महंगी चीज़ें लेना उन्हें पसंद था। उस समय हमारे घर में स्कूटर मेरे पिता ने लिया था, जब हमारे पूरे गांव में किसी के पास स्कूटर नहीं था। लेकिन मेरे पिता को पैसे मिलते थे, फिर भी उन्हें दादाजी तंग बहुत ज़्यादा किया करते थे, भूतों का नाम ले लेकर। कहते हैं अच्छा समय गुजर जाता है, ये अच्छा समय भी गुजर गया था। 1975 को मेरे दादाजी की मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने के कारण। अस्पताल तो उन्हें ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये दुख मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। भले ही मेरे पिताजी भी मेरे दादाजी से चिढ़ा करते थे कि वो उन्हें डराते हैं, लेकिन फिर भी वो दादाजी से प्यार बहुत किया करते थे। घर में मातम का माहौल सा छा गया था। हर कोई रोता जा रहा था और मेरा रोना बेवजह निकल जाया करता। घर में बड़ी सी तस्वीर दादाजी की लगा रखी थी। आते जाते वक्त जैसे ही मेरी नज़रें दादाजी की तस्वीर पर पड़ती, मेरा रोना निकल जाता। दादाजी कितने अच्छे थे, कितनी ऐश करवाया करते थे, खाने की कितनी चीज़ें दिया करते थे। कोई ऐसा फल नहीं था जो हमें उन्होंने खिलाया नहीं। वो पैसों को जोड़ा नहीं करते थे, घर में बांट दिया करते थे ताकि सब खुश रहें, अमीरी का एहसास कर पाएं। लेकिन अब 6 महीने में ही हमारी हवा निकलनी शुरू हो गई थी। पिताजी जिस ज़मीन पर खेती किया करते, वो ज़मीन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। खेती से भी ज़्यादा फसल निकल नहीं पा रही थी और हाथ तंग होने लगा था। इसके बाद मुझे लगा मुझे भी पिताजी के साथ हाथ बटाना चाहिए। मैं रात के अंधेरे में भी खेतों में चला जाया करता था।
पिताजी को लगा करता था मैं कितना बहादुर हूँ। भले ही मैं अपने पिताजी से आधा था, काफी पतला था, वो तो 4-4 पहलवानों को पीट दिया करते, मैं तो एक से भी नहीं लड़ पाता था। फिर भी मेरे पिता मुझे बहादुर कहा करते थे क्योंकि वो रात को डरा करते थे। मैं बिल्कुल नहीं डरता था। दादाजी ने भूतों की ऐसी कहानियां सुनाई थी, मेरे अंदर से भूतों का डर खत्म कर दिया था। अब घर में तंगी आने लगी तो मुझ पर भी बोझ बढ़ने लगा था। मेरे पिताजी कहने लगे थे अब खेतों में काम करके काम चलने वाला नहीं, तुम्हें शहर में कोई काम ढूंढना चाहिए। और मैं अंदर से बहुत निकम्मा था, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शहर जाकर कैसे काम करूंगा, कैसे किसी के नीचे रहकर काम कर पाऊंगा। अगर किसी ने गाली दी मैं तो उसके मुक्का मार के सर फोड़ दूंगा, ऐसे तो मैं काम करने वाला नहीं। एक जगह मेरे पिता ने एक आटे की चक्की पर काम लगवा दिया था मुझे, और वहां पहला ही दिन था। उसने कहा, ओह आटा उठा के दे। मैंने कहा, ओ सालिया जवान संभाल के। मुक्का मारा मैंने उसके सर पे और वहीं उसे बेहोश कर दिया। मुझे भी थप्पड़ मार के काम से निकाल दिया गया था और मुझे लगा अब शहर में काम करना आसान नहीं होगा। मैं रोया करता था, दादाजी को याद किया करता था, सोचा करता था दादाजी मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मुझे ऐश करवाते रहेंगे। वो कहा करते थे तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे तो तुझे देता हूँ। हम उन पैसों को संभाला नहीं करते थे, उड़ा दिया करते थे। इसी कारण अब गरीबी का प्रकोप हमारे घर पर पड़ने लगा था। तभी मेरे दिमाग में ये बात आई, दादाजी किसी को उन बागानों में भेजा नहीं करते थे क्योंकि वहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं। खुद तो जाया करते थे ना, मेरे पिता को भूतों के नाम पर डराया करते थे। यकीनन वहाँ कोई भूत वूत नहीं होंगे, वहाँ बागान होंगे और फल लगे होंगे। आराम से 6 महीनों में जो फल लगे हैं उन्हें तोड़कर मैं कमाई कर सकता हूँ, और काम तो कर नहीं पाऊंगा। वहाँ अमीरों की तरह फल तोड़ूंगा, मजदूर रखूंगा, काम आसान हो जाएगा। मैंने पिता से पूछा था क्या मैं दादाजी वाले उन बागानों को देखना शुरू कर दूं। पिता तो खुश हो गए, हाँ, इतनी बड़ी तो ज़मीन है वहाँ, अगर तुम ये काम करना चाहते हो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पिता ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे लगा ये काम तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। भले ही साइकिल से चलकर जाना पड़ता मुझे, काफ़ी सफ़र लंबा होता, लेकिन कमाई भी तो ज़्यादा होने वाली थी। वहाँ बागान में मेरे दादाजी भी रहा करते थे, शायद कोई कमरा बनाया होगा, वहाँ मैं भी रह लूँगा। उन फलों को तोड़ूंगा, उन्हें बेचूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, घर की तंगी दूर कर दूंगा और शायद मेरे पिता को मुझ में जिम्मेदार आदमी दिखना शुरू हो जाए और वो मेरी शादी भी कर दे। कब से तरसा पड़ा था, खुद सोचा करता था कौन सी लड़की मुझसे शादी करवाएगी। काम करना तो मुझे पसंद नहीं, अब बागान में काम करूंगा तो शादी भी हो जाएगी, जिंदगी बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। आंखों में सपने सजा लिए थे मैंने। पिता से पूछने के बाद साइकिल पर खाने पीने का सामान लेकर मैं साइकिल चलाकर सीधा जा रहा था उसी जगह। बागान को मैं ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था उसे ढूंढना कितना आसान होगा। मुझे लगा था 1 एकड़ यानी कि एक खेत की ज़मीन होगी, वहाँ पर कई पेड़ लगे होंगे, उस पर फल लगे होंगे, तोड़ा करूँगा, खाया करूँगा, बेचा करूँगा। लेकिन वहाँ कुछ गांव में पूछने के बाद उस बागान के बारे में पता लग गया। दादाजी का नाम लिया तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। वो गांव वालों को इस घटना के बारे में पता लगा था तो बहुत दुख हुआ था कि मेरे दादाजी चल बसे। वो उन्हें याद किया करते थे। दादाजी बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। कई आसपास के गांव में बहुत दान देकर उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी। कई बच्चों को पढ़ाने का खर्च उन्होंने उठाया था और हमें ये पता तक नहीं। दादाजी की तारीफ़ें हर ज़बान से सुनने को मिल रही थी। कोई एक इंसान नहीं था जिसने मेरे दादाजी के बारे में कोई बुराई की हो। इसीलिए मेरी आंखें चमक गई। दादाजी जो काम किया करते थे मुझे भी वो काम करना होगा। बागान के बारे में पता लग गया। हिमाचल की हद के अंदर, वो पहाड़ी के ऊपर, वो जंगली सा इलाका, और वहाँ पर उस ज़मीन पर उन्होंने बागान बनाया था। ये ज़मीन सस्ते में खरीद रखी थी और अब इतनी बड़ी ज़मीन थी, मुझे नहीं पता था। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला। मैं सोच कर बैठा था एक खेत होगा, लेकिन ये बड़ी पहाड़ी थी जो पूरी की पूरी मेरे दादाजी के नाम पर थी। पीछे वाला हिस्सा दादाजी के नाम का, इधर वाला, आगे वाला, बड़े बागान, इतने पेड़ की गिने नहीं जा सकते थे। आंखें खुल गई मेरी। ये पूरा इलाका हमारा है, इतना इलाका।
अगर इस ज़मीन को बेच भी दें तो हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। दादाजी ने इतनी ज़मीन खरीद रखी थी। फिर उस बागान को अंदर से देखने की चाहत थी। आम के पेड़ लगे हुए, कई बड़े बड़े और फलों के पेड़ लगे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों के नीचे पूरी तरह से अंधेरा हो। रास्ते तो बनाए गए थे, लेकिन अंधेरे में चलने का एहसास। पहाड़ियों के ऊपर हल्की हल्की ठंडी सी हवा। जब मैं चलते चलते थोड़ा आगे की तरफ निकला था, अचानक एक पेड़ के पास से मुझे एक आवाज़ आई थी, ओ सोनियो किथे चले हो। मैं एकदम से चौंक गया। मेरे कान खड़े हो गए थे। ये शब्द मैंने पहले भी सुने थे, लेकिन ज़्यादातर ये शब्द लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब लड़कों के लिए ऐसे शब्द किसने बोले होंगे, और वो भी भारी सी आवाज़ में। मैं देखने लगा, कौन है, कौन है, कहाँ है, कहाँ छिपा है भाई, बाहर निकल। कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर से पीछे से आवाज़ आई, ओ सोनियो किथे चले हो। दूसरी बार ये आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। कौन है जो मेरे बागान में घुसा हुआ है, अभी बताता हूँ। मैंने माँ बहन की गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, और माँ बहन के साथ और भी सभी रिश्तेदारों को गालियाँ दे रहा था। आप समझ सकते हैं पंजाबी में कौन कौन से रिश्तेदारों को गालियाँ दी जाती हैं। सभी को लपेट लिया था। मेरा मुंह फटने को आ गया था, इतनी गालियाँ निकाली, खून निकलना ही बाकी था, लेकिन वो बाहर नहीं आया। हमारे यहाँ तो एक गाली निकालो तो लड़ने को आ जाते हैं। इतनी गालियाँ सुनकर ये कौन सा डरपोक है जो पीछे से छेड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं गालियाँ निकाल निकाल कर थक गया, कोई बाहर नहीं आया। फिर मैंने कहा, ओह हिम्मत है तो सामने आ, मैं जाने वाला हूँ, पीछे से आवाज़ मत लगाना। मैंने ये कहा और मुझे लगा वो पीछे से आवाज़ नहीं लगाएगा। उसे पता लग गया होगा कि मैं उसे पकड़कर पीटूंगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसने आवाज़ नहीं लगाई। मैं बागान में आगे की तरफ गया, लेकिन फिर भी बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। कौन सा चोर है जो बाग में घुस आया है। फलों को तोड़ने की कोशिश ज़रूर कर रहा होगा, पीछे से छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा होगा कोई भटकता हुआ यहाँ आ गया। उसे नहीं पता मालिक आया है, मालिक। मेरे वो बाग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कई जगह फल लगे हुए थे, इतनी बड़ी जगह। दादाजी अकेले फल तोड़ते होंगे? वो तो कहा करते थे मजदूर उन्होंने लगाए ही नहीं, ये काम वो खुद करते हैं। इतने बड़े बाग के फलों को तोड़ा जा सकता है अकेले? समझ में नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर झांकता हुआ देख रहा, तभी एक पेड़ के पास एक आदमी नजर आया। उसने ऊपर कुर्ता पहना हुआ, नीचे चादरा डाला हुआ। चादरा आप धोती को ही कह सकते हैं। पंजाब में चादरा डाला जाता है, धोती नहीं डाली जाती। पेड़ के साथ कंधा लगाकर खड़ा, हाथ में एक गन्ना पकड़े हुए, गन्ने को खींच खींच कर तोड़ रहा। हमारे इस बाग में हमने गन्ने नहीं लगाए थे, क्योंकि गन्ना कोई फल नहीं होता। वो गन्ना कहीं और से तोड़ कर आया होगा और उसे जैसे चूस रहा। मैं उसके करीब से गुजर रहा और तभी वो बोला, क्योंकि मुझे लगा था कोई आसपास का आदमी होगा यहाँ, गन्ना चूसने के लिए आया होगा। मुझे नहीं पता था ये कौन है। जैसे ही मैं थोड़ा आगे निकला, सर हिलाकर पीछे से उसने कहा, ओ सोनिया किथे चले हो। ये आवाज़ सुनते ही मुझे गुस्सा आया। पीछे मुड़कर मैंने गुस्से में उसको कहा, तू मेरा पीछा कर रहा है? उसने कहा, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मैं अपना चल रहा हूँ, तुम अपने चल रहे हो। तो बताओ क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी? मैंने 2-4 माँ बहन की गालियाँ निकाली। 2-4 में ही शायद काम बनने वाला था, क्योंकि अब मैं उसे देख सकता था। लेकिन उसने वो गन्ना चूसना नहीं रोका, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। नीचे पड़ी एक लकड़ी उठाकर मैंने कहा, साले तेरा सर फाड़ दूंगा अगर तूने दोबारा मेरे इस बाग में आने की हिम्मत की। भाग जा यहाँ से। उसने कहा, मैं नहीं जाने वाला, ये मेरा अभी घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ, इस जगह से मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा, साले तुझको तो अभी भगाता हूँ। मैंने डंडा घुमा कर मारा। मैंने बड़ी तेज़ डंडा मारा था। कोई इंसान उस डंडे को पकड़ नहीं सकता। उड़ता हुआ उसके माथे की तरफ गया था। उसके माथे को खोल देना चाहता था मैं। भारी डंडा था। उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और अपने हाथ से पकड़कर उस डंडे को एक हाथ में पकड़े नीचे रखते हुए बोला,
अच्छा तो डंडा तुमने मुझे दिया, लो गन्ना चूप लो। मेरे लिए ये बेइज्जती वाली बात थी। वो डर नहीं रहा और मुझे लगा अब उसे सबक सिखाना चाहिए। मैंने अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए जो छलांगे लगाते हुए उसके ऊपर छलांग लगाई ना, वो पीछे गिरना चाहिए था, लेकिन उसके माथे पर मेरा माथा टकराया। मेरे तो होश उड़ गए, मुझे तो चक्कर आ रहे थे। कौन सा इंसान होगा जो डराने पर भी डरे ना, और मैं बस उसे पकड़ना चाहता था। जरा आगे हुआ, माथे से माथा टकराया और मैं तो नीचे गिर गया। मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा आ रहा, लेकिन वो जैसे मेरे बेहोश होते हुए भी बोल रहा, ओ सोनियो जफ्फी पानी ता दस के पाओ। ये कहते ही मैं रोने की हालत में था। ये सर में दर्द जैसे हटने का नाम नहीं ले रहा। फिर आंखों के सामने वो अंधेरा छटा और मैं गुस्से में आकर खड़ा हो गया। साले तू भागता है या नहीं, तू भागता है या नहीं? ये मेरी ज़मीन है, 1 इंच भी मैं किसी को नहीं दूंगा, और तू यहाँ घर बनाने की बात कर रहा है? साले चीर दूंगा, चीर। उसने 4 कदम आगे बढ़ाए। वो गन्ने को एक तरफ फेंक दिया, हाथ ऊपर की तरफ किए। मुझे लगा वो हमला करने वाला है, लेकिन हाथ ऊपर करके कहने लगा, ले चीर दे, चीर दे, मन की तमन्ना पूरी कर आ, चीर दे। मैं गुस्से में आ गया। सामने दुश्मन हाथ ऊपर करके निहत्था होकर ललकार रहा है और मैं कैसे रुकता। नीचे से पत्थर उठाया मैंने उसके सर पर मारने के लिए। जैसे ही उसके सर पर मैंने मारना चाहा, मैं उसके शरीर के आर पार चला गया। कभी किसी इंसान के शरीर के आर पार नहीं जाया जा सकता। मैं शरीर के आर पार चला गया। पीछे मुड़कर देखा, वो हंस रहा था। उसने अपना सर पीछे की तरफ कर लिया था, जैसे कोई भूत हो। सर घुमाकर पीछे की तरफ कर लिया और मेरी तो चीख निकल गई। मुझे तो माँ की याद आ गई थी। माँ को याद करते चीखता चीखता मैं उस बाग से बाहर की तरफ भागना चाहता था, और वो पीछे से, ओ सोनियो किथे चले हो, रुकता जा और रुकता जा। उसने मुझे रुकने को कहा था। मैं रुकना नहीं चाहता था। भूत देख लिया था मैंने, भूत। मुझे लगा करता था दादाजी भूतों की कहानियां सुनाते हैं, ये झूठी कहानियां होती हैं, और मेरे पिता तो वैसे ही डरते रहते हैं। अब मुझे पता चला वो झूठी कहानियां नहीं थी, वो सच्ची कहानियां थी। और उस भूत ने मुझे ये एहसास दिला दिया। जो भागा मैं उस बाग से बाहर की तरफ भागा। साइकिल जहाँ लगाई थी, साइकिल चलाता चलाता इतनी तेज़ साइकिल चलाई मैंने, इतनी तेज़ साइकिल चलाई, पहाड़ी से नीचे उतरा नहीं था, घिसट कर नीचे तक पहुँचा था मैं। साइकिल इतनी तेज़ थी, जब मैं गिरा घिसटता घिसटता पूरी पहाड़ी से नीचे तक पहुँचा था मैं। हर तरफ मिट्टी लगी हुई, लेकिन वहाँ से साइकिल उठाकर अगले वाले गाँव तक पहुँचा। तब सांस ली। वहाँ मैं कह रहा था, जो लोग मिले, भूत भूत, मुझे भूत मिला। उनके लिए जैसे कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने कहा, अच्छा वहाँ तो भूत है, तुम उस बाग में क्या करने गए थे, तुम्हें पता नहीं है? वो ऐसी जगह है जहाँ नहीं जाना है, जिनकी है वही जाएंगे। मैंने कहा, मेरी है, मेरे दादाजी की ज़मीन है, मैं वहाँ पर आया था। तब उन्हें मैंने पूरी बात बताई। वो कह रहे, वहाँ तो भूत है, तुम्हारे दादा बिल्कुल नहीं डरा करते थे, तुम डर गए, और जो डर गया वो मर गया, अब तुम वहाँ मत जाना। मुझे पानी वानी पिलाया। 1 घंटा मैं वहाँ बैठा। दिमाग में यही चीज़ थी, वापस चला गया ना, वापस चला गया, पिता की नज़रों में गिर जाऊँगा। वैसे भी मैं कमज़ोर सा था, किसी से लड़ नहीं पाता था। पिता मेरे फिर भी मुझे बहादुर कहा करते थे, क्योंकि मैं भूतों से नहीं डरता था। अगर उन्हें पता लगा मैं भूत से डर कर भाग आया, और उस भूत से जो बाग पर कब्जा करके बैठा है, मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊँगा। शायद दोबारा मैं कोई काम कर ना पाऊँ। वैसे भी उस आटा चक्की पर जहाँ मैं काम करने गया था, मुक्का मारकर मैं काम से निकाला गया था। अब शायद उस शहर में भी मुझे कोई काम ना मिले, तो क्या करूँगा? वहीं बैठा सामान लिए मैं अब उन गांव वालों से पूछने पर मजबूर हो गया, मेरे दादाजी कहाँ रहा करते थे? मैं वहीं पर रहूँगा, मैं उस भूत से लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा। मेरे दादाजी भी उससे लड़ते होंगे ना, तो मैं भी उससे लड़ूंगा, दादाजी जैसा बन के दिखाऊंगा। मैंने ठान लिया था, आंखें बंद की और जैसे शपथ ली थी, या तो उस बाग में मैं रहूँगा या वो भूत रहेगा, मुकाबला तगड़ा होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादाजी उस बाग के बिल्कुल पीछे बने उस घर में रहते थे।
ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं बाग के पीछे वाले हिस्से तक पहुंचने वाला था। वहां उस भूत ने मुझे डराकर भगाया था। पीछे वाले घर में मेरे दादाजी रहा करते थे और रहने की जगह वहीं है। मुझे फिर से बाग के बीच से जाना होगा। वक्त वैसे भी शाम का होने वाला था। वो फिर से मिलेगा। अब मैं क्या करूं? मैंने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और साइकिल चलाने लगा उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ। मैंने साइकिल चलानी शुरू कर दी। फिर से पहाड़ी पर चढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैं बागान के बीच से निकलता हुआ तेजी से साइकिल चला रहा था। अब मैं चलकर नहीं जाना चाहता था। अब बागान को देखने का समय नहीं था, सीधा उस जगह पहुंचने का समय था जहां दादाजी रहा करते थे। वहां का दरवाज़ा खोलूंगा, चाबी मेरे पास है, अंदर घुस जाऊंगा। फिर वो भूत अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकता। मैं साइकिल चलाता चलाता जैसे ही उसी पेड़ के करीब से गुजरने वाला था, उस पेड़ पर उल्टा लटका हुआ वही भूत। मैं करीब से निकला और उसकी वही आवाज़ सुनाई दी थी, ओ सोनियो किथे चले हो। मैं तेज़ी से उसके सामने से निकल गया था और सीधा आगे उस जगह पहुंचा जहां दादाजी ने बड़ा अच्छा छोटा सा घर बनाया हुआ था। 2 कमरे, एक बाथरूम, एक किचन। आगे का दरवाज़ा खोलते ही अंदर मुझे ये दिखा और मुझे ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अंदर सामान भी दादाजी का था और मैं उसे देखते हुए आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहा था। एक तरफ तो वो भूत का डर जो मुझे खाए जा रहा था, दूसरी तरफ दादाजी की ये बातें मुझे जैसे रुलाए जा रही थी। मैंने उस घर की 1 घंटे तक सफाई की। ज़्यादा सामान तो नहीं था वहाँ पर। जो दादाजी की यादगार चीज़ें थी उन्हें संभाल कर रखा और अपना वो पलंग भी सजा दिया सोने के लिए। छत पर चढ़कर मैं जैसे पहाड़ी के शिखर पर ही था। आसपास मैं पूरे के पूरे बागान को देख पा रहा था, कभी इधर कभी उधर। ज़मीन कितनी ज़्यादा है हमारे पास, बस ये भूत है जिस कारण दादाजी किसी को वहाँ जाने नहीं दिया करते थे। दादाजी कैसे इससे निपटते होंगे, कुछ ना कुछ तो दादाजी बता जाते मरने से पहले, तो हमारे लिए अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, दादाजी इससे लड़ चुके थे तो मैं भी इससे लड़ूंगा, इसे भगाऊंगा, कोशिश तो पूरी करूंगा। रात के 9 बजे का वक्त था। ये घर में भी लाइट का पूरा सिस्टम था। दादाजी ने पूरा काम करवाया हुआ था, एडवांस में बिजली का बिल दिया हुआ था। उन्हें क्या पता था वो आधे रास्ते में ही इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। लेकिन रात की वो लाइट जलाने के बाद मैं छत पर चढ़ गया। वो पहाड़ों को देखने का मज़ा अलग ही होता है। मैं जब नीचे बागान की तरफ देख रहा, कुछ लाइट उस तरफ भी लगाई हुई और पास के पेड़ में वो भूत भी नज़र आ गया, सफ़ेद कपड़े में, और मेरी तरफ देखकर हंस रहा, हाथ हिला रहा। ऐसे हाथ हिला रहा था जैसे पुराना दोस्त हो मेरा, मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा हो, और मैं तो उससे नज़रें तक मिलाना नहीं चाहता था। मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, घबराया हुआ था। मैं नीचे जाना चाहता था। अचानक उसकी वो आवाज़ दूर से आई, डर क्यों रहे हो? मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं डर रहा था लेकिन खुद को समझाया, भूत को डरना चाहिए, मैं जिंदा इंसान हूँ, वो तो मरा हुआ है। ऊपर से चीख कर मैंने कहा था, चला जा यहाँ से, ये हमारे बाग हैं, मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा साले, तेरी इस आत्मा को इतना तड़पाऊंगा कि भागने पर मजबूर कर दूंगा। और नीचे से बड़ी शांति से, हो डर क्यों रहा है दोस्त, समझ मुझे दोस्त, आजा तुझे गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखाऊं, आजा आजा। बड़ा ढीठ सा भूत था, डर ही नहीं रहा था, बेइज्जत भी नहीं हो रहा था। मुझे वैसे भी मजाक करना नहीं आता था। मेरे जितने दोस्त थे मेरा बहुत मजाक बनाया करते थे, मुझे मजाक बनाना आता ही नहीं, बात जैसे ज़बान पर आती ही नहीं जिस पर किसी को हंसी आए। इसीलिए मुझे लगा इससे ज़बान लड़ाना सही नहीं होगा, ये साला बड़ा चालाक लगता है, बड़ा बेइज्जत करेगा, मैं नीचे ही चलता हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया। अब उस खटिया के ऊपर लेटा हुआ सोने का इंतज़ार कर रहा। तभी खिड़की पर किसी ने खटखटाया। वो खटखटाने की आवाज़ ने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा वो अंदर आएगा, मुझे मार डालेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। मैंने घबराते घबराते, खुद को संभालते संभालते वो खिड़की खोली और सामने उसका वो चेहरा, हंस रहा था। वो डरावना नहीं दिख रहा था लेकिन धुंधला सा दिख रहा। पैर नहीं थे उसके, हवा में उड़ रहा था नीचे से
और बड़ी प्यारी आवाज़ में कहा, आजा तुझे गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखाऊं, आजा आजा, देख मौसम भी कितना अच्छा है, गोलकुंडा की पहाड़ियाँ देख, बड़ा मज़ा आएगा तुझे। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की। मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता था। 2-3 बार उसने खिड़की को खटखटाया, उसके बाद खिड़की नहीं खटखटाई। मैं 12-1 बजे तक जैसे डरता ही रहा। फिर कब आंख लग गई मुझे नहीं पता चला। ये मेरी आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर दंगे हो रहे हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 बजे के करीब मुझे नींद आ जाती है, उससे ज़्यादा मैं नींद को नहीं रोक सकता। मैं सो गया। सुबह 6 बजे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, वो बाग में पेड़ों के ऊपर चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ और उनकी वो प्यारी आवाज़ें, छत पर चढ़कर वो ठंडी ठंडी हवा की झोंके महसूस करना चाहता था। रात की घटनाओं को भूल चुका था। सूरज की रोशनी में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपकी आंखों से हर डर को ख़त्म कर देती है। ये निशानी होती है कि अंधेरे को चीरने के लिए हमेशा उजाला काफ़ी होता है। मैं ऊपर से एक पेड़ पर उस भूत को देख पा रहा था। एक तो साला कमीना ना अंधेरे में गायब होता था, ना रोशनी में गायब होता था, हमेशा दिखता ही रहता था। कब्जा कर बैठा था हमारे बागानों को। मुझे इसे भगाना था, तभी तो फलों को तोड़ पाऊंगा ना मैं, ये सोचा था मैंने। और 8 बजे तक अपना खाना वहीं पर बनाया। सामान दादाजी ने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था। आटा वगैरह पुराना था लेकिन इस्तेमाल लायक था, बाकी मैं लेकर आया था। खाना वाना बनाकर आराम से मैं बाग में घूमने के लिए गया। मैंने इस बार सोचा था उसे देखूंगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे मैं भूत को देख ही नहीं सकता। बोलता रहे, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। मैं बागान में फिर से घूमने के लिए गया। इस बार कुछ फलों को तोड़ना चाहता था। मुझे लगा था फलों को तोड़कर एक बड़े से बोरे में डाल लूँगा, उसके बाद साइकिल के पीछे टांग कर कहीं बेच कर आऊँगा। नीचे गांव में कुछ व्यापारी तो होंगे ना जो सस्ते में उसे ले लेंगे या शहर में बेचने की कोशिश करेंगे। किसी से बात करने की कोशिश करूँगा, पहले फलों को तो तोड़ लूँ। मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, कुछ फलों को तोड़ रहा था, आम को तोड़ रहा था। आम का सीज़न था। लेकिन उसी पेड़ पर मुझे वो भूत दिखा और मुझे कहने लगा, आम क्यों खाना है, गन्ना खा गन्ना, देखिए बड़ा मोटा गन्ना है, ये बड़ा अच्छा रहेगा, छोड़ आमों को, गन्ना खा तू। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं आम को तोड़ता रहा, बोरे में डालता रहा। आधा बोरा भर दिया था मैंने, लेकिन वो उस गन्ने के पीछे पड़ा था। हाथ में गन्ना पकड़े कहे जा रहा, गन्ना खा गन्ना, आजा गन्ना खा, छोड़ तू कौन से आमों में पड़ा हुआ है, कौन से रास्ते पर चल पड़ा है, गन्ने वाले रास्ते पर चल। मैं क्या करता, उसने बड़ा परेशान किया। फिर मैंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और फिर वो कहने लगा, देख गुस्सा मत कर, मुझ पर गुस्सा करके कहाँ जाएगा, हम दोनों भाइयों की तरह हैं, दोस्तों की तरह, यहीं पर रहेंगे इकट्ठे। मैंने उसको कहा, तुझे तो साले मैं भगाऊंगा, तू मुझे जीने नहीं देगा, मैं जानता हूँ तू मुझे जीने नहीं देगा। कितना परेशान करता है, अलग अलग पेड़ों पर आ जाता है, पीछा करता रहता है और क्या गन्ना खाने को कहता है। साले हम खेतों में खड़े हैं, ये बागान है, फल लगते हैं यहाँ, फल गन्ने नहीं लगाएंगे हम। पता नहीं चोर किस खेत के गन्ने तोड़कर लेकर आया है। उसने मुझे इतना परेशान किया। कभी कभी तो जैसे मैं आम को तोड़ने की कोशिश करता, आम को तोड़ भी देता, आम नीचे नहीं गिरता, हवा में लटकता रहता। वो भूत बड़ा परेशान करता था। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो चीज़ों को हवा में उड़ा सकता था। उसने उन आमों को लटकाए रखा, डंडे मार मार कर मैं गिराता, बड़ी मुश्किल से वो आम इकट्ठे किए। मैंने उस भूत के डंडा मारने की कोशिश भी की थी, उसको जैसे असर ही नहीं होता, धुएं जैसा होता कि उसके आर पार वो डंडा चला जाता। जब उसका शरीर सही होता तो वो बचने की कोशिश करता, और जब वो बचने की कोशिश करता मुझे लग रहा था शायद अब इसे दर्द होगा, मारता हूँ एक डंडा। घुमा घुमा कर डंडे मारने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो पेड़ों की टहनियों के पीछे छिप जाता। फिर मेरी आंखों के सामने उसने अपने पैर बनाए, नीचे खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा कबड्डी खेलनी है, आजा आजा आजा, ले कबड्डी ले कबड्डी आ। वो कबड्डी खेलने को तैयार था। मैं साला भूतों के एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, भाग जा यहाँ से, मैं नहीं खेलूँगा कबड्डी, मुझे परेशान करना छोड़ दे, मुझे मेरा काम करने दे। उसने मुझे काम करने नहीं दिया, वो मुझे उकसाता रहा कि आजा आजा, और मैंने उसे कहा, तू तो धुआं बन जाता है, डरपोक कहीं के डर जाता है। उसने कहा, वादा करता हूँ अब धुआं नहीं बनूंगा, एक शरीर में रहूँगा,
हिम्मत है तो आजा, लड़ ले, आजा, लड़कर अपना गुस्सा शांत कर ले, फिर दोस्त बन जा। तुझे गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखानी है। मुझे लगा अब इसे सबक सिखाने का समय है। डंडा पकड़ा मैंने, उसे पीटने के लिए गया, लेकिन वो भी कमाल था। दाव पेच जानता था, कभी दाएं हो जाता कभी बाएं हो जाता। डंडा तो लगने नहीं दिया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी गर्दन पकड़कर मैं मरोड़ना चाहता था, लेकिन उसने मेरी टांग पकड़ ली। हम गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे मिट्टी पर, इस तरह से गुत्थम गुत्था कि उसका चादरा मेरे सर से लिपट गया था। इतना जलील मैं नहीं हो सकता था। उसने अपनी टांगों से मेरे सर को पकड़ रखा था और मेरी बाजुओं को अपने हाथों से। उसके चादरे में लिपटा पड़ा। वो बदबू मुझसे सही नहीं जा रही थी। कोई इंसान की ऐसी बदबू सही नहीं जाती। मैं भूत की सह रहा था। टांगों से धक्का देकर गालियां निकालकर मैं कहने लगा, साले छोड़ मुझे, छोड़, तुझे लड़ना तक नहीं आता, ये कैसी लड़ाई है। उसने कहा, ओ यार, तुझसे मैं दुश्मनी थोड़े ना कर सकता हूँ, तू तो दोस्त है मेरा। चल आजा आजा, गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखाऊं तुझे, आजा आजा। मैं समझ रहा था अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इससे मैं नहीं लड़ सकता। मेरे पास इतनी ताकत है ही नहीं। मैं किसी से लड़ नहीं पाता था, भूत से कैसे लड़ पाऊंगा। भूत भी इंसान की तरह दाव पेच लगा रहा है, तो मैं जीत नहीं सकता। मैं किसी ऐसे को लेकर आऊंगा जो जीत सकता है मेरा एक दोस्त ऐसा, बदमाश है, गांव का बदमाश। उसके सामने किसी की ज़बान नहीं खुलती। वो तो पहलवान है, मेरे पिता के साथ एक बार लड़ चुका है और मेरे पिता को भी लगभग हरा दिया था। वो तो मेरे पिता हैं, बिल्कुल एक बैल की तरह, हारते ही नहीं। लेकिन पिता यहाँ नहीं आएंगे, भूत से नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेगा। बदमाश बदमाश, वो अपने जैसे कई और को ले सकता है, शायद वो मेरा काम कर सकता है। मैंने उस भूत को कहा था, चले मत जाना यहाँ से, मैं किसी को लेकर आता हूँ। तुझे बहुत दाव पेच आते हैं ना, उसके सामने दाव पेच दिखाना। मेरा यार आएगा, मेरा यार तुझे मसल के रख देगा। उसने कहा, ले आ जिसको लाना है, ले आ जिसको लाना है, तू भी कलेजे में ठंड पाले। उसको धमकी देकर आया था मैं। मुझे लगा अब मुझे अपने दोस्त को लाना ही होगा। साइकिल उठाई थी मैंने, शाम के वक्त ही अपने गांव की तरफ निकला था मैं। अंधेरा होते होते अपने गांव पहुंच ही गया था मैं और अपने पिता से मिला था। गले मिलकर मैंने उन्हें कहा था, पिताजी वहाँ बहुत मुश्किल हालात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पिता ने कहा, मेरे बेटे क्या बुरे हालात हैं, मुझे बता, मैं आग लगा दूंगा, आग। मैंने कहा, वहाँ पर एक भूत है। भूत की बात सुनते ही मेरे पिता की टांगें कांपने लगी थी और मैं समझ गया, यहाँ मेरे पिता कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरा का पूरा गांव मुझे पीटने आ जाता ना, तो मेरे पिता बीच में खड़े हो जाते, पूरे के पूरे गांव को पीट कर भगाते, लेकिन एक भूत से नहीं लड़ सकते। मैंने भी नज़रें झुकाई। मेरी माँ भी कह रही थी, मेरे बेटे कोई बात नहीं, छोड़ दे बागों को, छोड़ दे, आमों का क्या करना है, यहाँ रह, खेती कर। मैंने कहा, नहीं माँ, नहीं, मुझे वहाँ पे जानना है, हारना नहीं है, मुझे जीतना है। अगली सुबह मैं सीधा पहुँच गया नंदलाल के पास। नंदलाल हमारे गांव का बदमाश, नंदू बदमाश। वो गांव में किसी को भी पीट सकता था, बदमाशी चलती थी उसकी। आसपास के गांव में भी लोग उससे डरा करते थे। 2 कत्ल कर चुका था, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले, लाशें कभी नहीं मिली थी, इसीलिए हर कोई उससे डरता था। उसको मैंने बताया और उसको कहा भी, तुझे बहुत सारे फल खिलाऊंगा, तुझे मुर्गे बना बना के वहाँ पर खिलाऊंगा, 2-3 दिन बिता मेरे साथ वहाँ पर। उसने कहा, चल मेरे भाई चल। वो नॉनवेज का इतना बड़ा शौकीन था। मैंने जब उसे कहा कि वहाँ पर मैं 1 किलो तुझे एक बार में चिकन खिलाया करूँगा, मुर्गा खिलाया करूँगा, वो आंखें चमकाकर मेरी साइकिल के पीछे बैठ गया था। वज़न बहुत ज़्यादा था उसका। मेरे साइकिल का आगे वाला वो टायर उठ रहा था, फिर भी धक्का देकर किसी तरह से चलाकर इतना बड़ा सफ़र करके थक हार कर पहाड़ी के नीचे पहुंचा था। और तब मैंने कहा था, मेरे भाई चल कर चल, अब ऊपर चल कर चढ़ जा, ऊपर तुझे मैं खींच कर नहीं ले जा सकता, मैं यहीं पे मर जाऊंगा और मैं भूत बन जाऊंगा। वो मेरे साथ चला था, ऊपर पहुंचा छाती चौड़ी करके। वो हमारे गांव का पहलवान था जिसकी छाती 55 इंच की थी। सब तारीफें करते थे, छाती चौड़ी करके चलता था। और यहाँ भी उसने ऊपर कुर्ता नहीं पहना था, नीचे चादरा पहना था। उसको भी थोड़ा ऊपर करके
टांगें चौड़ी करके चल रहा और कह रहा, कहाँ है भूत, कहाँ है, अब दिखा मुझे भूत, अभी दिखाता हूँ उसे। चलते चलते घर की तरफ जा रहे, पेड़ के पास कंधा लगाए हुए वो भूत बोल पड़ा था, ओ सोनियो किथे चले हो, रुक तो जाओ, वो अपने साथी को लेकर आया है, जान पहचान तो बना दे। तभी नंदू बोल पड़ा, ये भूत तो नहीं है, साला बूढ़ा सा लगता है, भूत है ये। मैंने कांपते हुए कहा, यही है। मैं भागकर पेड़ के पीछे चिपकाया। फिर नंदू बोला, तूने हमारे गांव के लड़के को परेशान करके रखा है, कब्जा करना चाहता है बाग पे, अभी दिखाता हूँ, साले सामने आ सामने। वो भूत चलता हुआ सामने आ गया, उसे जैसे डर ही नहीं था। गन्ना उसने एक तरफ रखा जिसे वो खा रहा था। तब वो पहलवान ने अपनी बाजुओं से उसे जकड़ने की कोशिश की। नंदू पहले जांघों को पकड़ता था, कंधे पर उठाकर जो पटकता था, कोई हिल नहीं पाता था। लेकिन वो भूत इतना चालाक था, जैसे ही नंदू ने जांघ को पकड़कर उसे उठाना चाहा, उसने अपने चादरे में उसके सर को लपेट लिया। उससे सांस नहीं ली जा रही। नंदू चीखें मार रहा, छोड़ साले, सांस रुक रही है। वो भूत बड़ा चालाक, उसने उसकी जांघ को पकड़ा, उसके लंगोट को खोला, उसके मुंह पर बांध दिया। अब उसकी आंखें मुंह बंद और पीठ पर मुक्के मार मार कर गिरा रहा। वो नंदू का कोई बस नहीं चल रहा था, सारा बस तो उसका चल रहा था। टांगों से पकड़कर, सर से पकड़कर बार बार गिराता नंदू कुछ नहीं कर पाता। अंत में नंदू ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई हार माननी, छोड़ दे मुझे। पीठ पर 4-5 बार घुटने मारे थे। जो नंदू था बदमाश था, भले ही पहलवानी करता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था ऐसे पीठ पर घुटने भी मारे जा सकते हैं, गर्दन पर चमाटे लगाई जा सकती हैं, आंखों में उंगलियां मारी जा सकती हैं। ये पहलवानी में चीटिंग होती है। भूत चीटिंग कर रहा था। नंदू को जो पीटा, नंदू ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर नंदू कह रहा, मुझे छोड़ दे। तब उसने अपना चादरा और नंदू का चादरा उसके सर से उतारा। नंदू सांस चढ़ी हुई और ऊपर से उसकी छाती पर बैठकर वो भूत बोल रहा था, दोस्ती कर ले, दुश्मनी में कोई फायदा नहीं। नंदू ने कहा, भाई दोस्त बना ले, छोड़ दे मुझे। फिर वो भूत ने कहा, ऐसे दोस्ती नहीं होती, खा गन्ना खा। नंदू ने हाथ जोड़कर कहा, दे भाई, गन्ना दे दे भाई। उसने गन्ना दिया, पीठ पर मारते मारते। गन्ना खाने को नहीं दिया था, असल में मारते हुए। इसे गन्ना खाना ही कह सकते हैं, पिटने वाला खाना। जो दे देकर उसने गन्ना मारा। गन्ने के जो छिलके थे वो अलग हो गए, गन्ने की बीच की पोरियां अलग हो गई, हिस्से हिस्से गिरे पड़े थे और पीठ पर लंबे लंबे निशान। जो भगा कर जो नंदू को पीट रहा था वो भूत, मेरे खुद के होश उड़े हुए भाई, बदमाश की बदमाशी निकाल दी भूत ने। अब क्या करेंगे? लेकिन चीटिंग नहीं की, गायब नहीं हुआ था वो भूत, सामने था। नंदू का बस नहीं चल रहा, पीठ पर निशान बना दिए, छाती पर निशान बना दिए। 55 इंच की छाती कब 50 कर दी पता भी नहीं चला। नीचे पहाड़ी के उतर कर नंदू मेरे पास के उस मटके से पानी पीते हुए बोल रहा, कैसा भूत है साले, कैसा भूत है। पहली बार ऐसा पलवान पूत देखा है। कभी साला चादरे में मुंह फंसा देता है, कभी साला पीठ पे गन्ने मारता है, कभी अपना घुटना पीठ पे मार के साला पूरी रीढ़ की हड्डी हिला दी साले ने। यार, इससे जीतना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा, मेरे भाई तुझी पर आस है मुझे, तेरे सिवा मेरी कोई मदद नहीं करेगा, मेरा बाप भी यहाँ नहीं आने वाला, तू कुछ कर सकता है। उसने कहा, फिक्र मत कर, अकेला था ना मैं, अकेला था तो अकेले को पड़ गया। बंदे लेके आऊँगा ना, बदमाशी पूरी होगी, झुंड बना के आएंगे, साले को पकड़ पकड़ कर मारेंगे। और मैं कुछ ऐसे बंदों को जानता हूँ, जादू टोनने से इसे फंसाना पड़ेगा, जादू टोनने से कमज़ोर करेंगे, फिर साले को पीटेंगे और मैंने इसको गन्ना खिलाना है। अब कहाँ से खिलाना है सवाल मत पूछ, मैं इसको गन्ना खिलाऊंगा। अब वो साइकिल लेकर गया था मुझे वहीं छोड़कर, मैं वहाँ से जा नहीं सकता था। उसने वादा किया था, कल सुबह लेकर आऊँगा मैं अपने साथियों को। वो मेरा साइकिल ले गया और मैं चलते चलते वो बागान के बीच से दादाजी के घर के अंदर जाने के लिए, और पास से उसकी आवाज़ आई, ओ सोनियो किथे चले हो,
आजा सोनिया आजा, और तुझे गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखाऊं आजा, और यकीन कर मेरा बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं बड़ी शर्म से नज़रें झुकाकर भागता हुआ घर के अंदर घुस गया। उसने खिड़की खटखटाई। पूरी रात मैंने खिड़की नहीं खोली। अगली सुबह तक मैं अपने पहलवान दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। एक ही आस थी मेरी आंखों में, एक ही आस, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। मैं ऊपर से देखता रहा। 12 बजे आया वो, साइकिल लेकर अपने साथियों के साथ। पहलवान से पहलवान, कई मोटे, कई पतले, कई तो साले नशेड़ी लग रहे थे, लेकिन थे फिर भी झुंड में। अब बदमाशी का समय था। 15 लोग लेकर आया था। 15 जादू टोने वाले, काले कपड़े पहने वो लोग मुझे अजीब से लग रहे थे। उनके पास बंगाली जादू की कई तरकीबें थी और मुझे लगा ये काम करेंगे भाई, बंगाली जादू बहुत ताकतवर होता है, ये भूत पकड़ेंगे और पहलवान पीटेंगे, ख़त्म कर देंगे, यहीं अंतिम संस्कार कर देंगे उसका यहीं पे। जैसे ही उन लोगों को उस भूत ने देखा, पहली बार भूत को भागते हुए देखा। जब सामने वाला दुश्मन भागने लगे, डरने लगे, समझ जाओ आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। सभी पहलवान, सभी नशेड़ी, वो सभी तांत्रिक, वो सभी उसके पीछे पीछे। वो बंगाली जादू जानते थे, हाथ में गुड़िया पकड़े बंगाली भाषा में कुछ बोल रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा था। वो भूत भाग रहा है। वो बागों से बाहर की तरफ भगाया। पीछे थे संतरे के पौधे। संतरे के पौधे एक दूसरे के साथ काफ़ी करीब, बीच से वो निकल रहा। वो पहलवान चौड़ी छाती वाले, वो संतरे के पौधों में इतने कांटे थे, कभी दाईं तरफ से चुभता, कभी बाईं तरफ से। चीखें इनकी निकल रही थी और वो भूत कभी दाईं कभी बाईं निकलते उन्हें उन संतरे के पौधों में ऐसा फंसाया कि वहाँ कुछ ऐसे बेर के पौधे भी थे। कंटीले कंटीले ऐसे ढेर सारे पौधों में फंसाने के बाद पता नहीं कहाँ से खरबूजे उठा कर लेकर आया था। वो खरबूजे मार मार कर उसने वो पहलवानों को ढेर कर दिया। पहले पहलवानों का बुरा हाल किया, कभी गन्ने मारता, कभी खरबूजे। वो संतरे के पौधों के बीच में खरबूजे कहाँ से निकल कर आ रहे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन घुमा घुमा के कभी छाती पे, कभी सर पे, कभी छाती पे, कभी सर पे। वो जो नशेड़ी थे ना, बदमाश बने फिरते थे, वो तो एक एक खरबूजे की मार थे। एक खरबूजा सर पे और वो बेहोश। जो पहलवान थे वो 5 खरबूजे खा पाए, बाकी 2-4 गन्ने, वो भी बेहोश। फिर बारी आई उन बंगाली तांत्रिकों की। वो बंगाली भाषा में कुछ बोल रहे। जब पहला गन्ना उनकी छाती पर पड़ा ना, पंजाबी निकल आई उनकी भी। पहली बार पंजाबी और बंगाली मिक्स सुनी थी मैंने। वो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी चीखें मेरी समझ में आ रही थी। चुभते हुए वो कांटे समझ में आ रहे थे। भूत ने उठा उठा कर कांटों में जो फेंका, वो लटक चुके थे कांटों वाली उन झाड़ियों में, उन बेर के पौधों के बीच लटके हुए। ऐसा लग रहा जैसे सूली पर चढ़ाए गए हों। माफियाँ मांग रहे थे पंजाबी में। उन सब बदमाशों को भगा दिया था। वो भूत हंस रहा था और सब हाथ जोड़कर वहाँ से भाग निकले। मुझे गालियाँ देकर गए थे, साले तूने कहाँ पर फंसा दिया। मैं जानता था अब वो वापस आने वाले नहीं। साइकिल भी छोड़कर गए थे और अंत में मुझे लगा मुझे हाथ जोड़ देने चाहिए। इससे जीता नहीं जा सकता। बड़ा कमीना भूत है, पता नहीं कैसे इस ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। अब ये कुछ नहीं करने देगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे जाने दे, मुझे मत मारना। उसने कहा, तू तो मेरा यार है, तुझे क्यों मारूंगा? ओ तूने ये ज़मीन खरीदी है तो तू मेरा यार बनाना। मैंने कहा, मैंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी, ये मेरे दादाजी की ज़मीन थी और मैं बस यहाँ पर उन्हीं की तरह फलों को तोड़कर बेचने के लिए आया था। लेकिन तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, मुझे जाने दो, मुझे वैसे मत पीटना, मैं तो मर जाऊँगा। उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया आंखें खोलकर और फिर कहने लगा, वो तेरा दादा था यार मेरा, वो तू उसका पोता है, वो पहले बताना चाहिए था। मुझे लगा ये ज़मीन तूने खरीद ली है, मुझे लगा नया मालिक है, थोड़ा पहले एहसास दिला दूं। और लेकिन तू तो यार उसका पोता यानी मेरा पोता। ओ यार, तू तो मेरा यार है।
मेरे करीब आकर मुझे कहने लगा था, तेरा दादा मेरा बचपन का यार था। मैं तो जवानी में मर गया, तेरे दादे को नजर आया करता था। तेरे दादे ने किसी को बताया नहीं, और तेरा बाप वो तो सबसे बड़ा डरपोक था, तो तेरे दादे ने कभी किसी को नहीं बताया। उसके बाद तेरा दादा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैं उसी के साथ था। वो भाई मरने के बाद भी काम किया करता था। तेरा दादा बहुत अच्छा बंदा था, यहाँ दिल लगाए रखता था, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आता था। मैं उसके साथ काम किया करता था। तुझे क्या लगा तेरा दादा इतने बड़े बाग के फल कैसे तोड़ता होगा? तेरे बारे में बताया करता था, लेकिन तुझसे कभी मिलवाया नहीं। उसने यही मेरा घर बना दिया था। फिर तेरा दादा कुछ समय आया नहीं और मुझे पता लगा तेरा दादा तो पूरा हो गया, यानी इस दुनिया को छोड़ गया। साला पूत भी नहीं बना। काश पूत बन के मेरे पास आ जाता तो यहाँ पे हम दोनों होते। चलो कोई बात नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई तू उसका पोता है। आजा तुझे गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखाऊं। चल चल। मैं इतना डरा था, आज हाथ मेरे भी खड़े हो गए। जो वो कहेगा मुझे वैसा करना होगा, तभी शायद वो मुझे नुकसान न पहुंचाए। शायद उसकी बातें सही हों। वो बागान के पीछे ऊंची पहाड़ी के ऊपर लेकर गया, जहां से पीछे वाले दूर वाले वो सफ़ेद पहाड़ भी दिखते थे। वहां बैठकर कहने लगा, तेरे दादे के साथ यहाँ बैठा करता था, बड़ा अच्छा लगा करता था। अब तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ भी वैसे काम करूँगा जैसे तेरे दादे के साथ किया करता था। तेरा दादा इस जगह की सुरक्षा चाहता था, इसीलिए मैं किसी को यहाँ आने नहीं देता था। उनके साथ वैसा करता था जैसे उन बदमाशों के साथ किया। लेकिन मुझे नहीं पता था यार तू उसका पोता है, वरना तुझे डराता नहीं। अब उसकी बातों से मुझे डर कम लग रहा था। वो मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे डराना नहीं चाहता था। उस जगह बैठकर उसके साथ खाना खाया मैंने, दोस्ती की बातें हुई, और उस दिन उसने इतने ज़्यादा पेड़ों से आम को तोड़ा था जितने मैं कभी नहीं तोड़ सकता था। आराम से 6 बोरे भर दिए थे, जिसे मैं पास वाले गांव में लेकर गया। वहाँ लोग मेरे दादाजी के साथ काम किया करते थे, शहर में बेचने के लिए ले जाया करते थे, खुद कमीशन लिया करते थे। मेरे आम तो आसानी से बिक गए। यहाँ मैं किसी को मजदूरी के लिए ला नहीं सकता था, काम ही आसान था। यहाँ रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो मेरा दोस्त बन गया था। बस हरकतें कुछ अजीब किया करता, हर किसी से ऐसे ही मिला करता। ओ सोनियो, किथे चले हो? मैं बहुत समय उन बागानों में काम करता रहा। मेरे पिता कभी वहाँ नहीं आए थे, वो तो भूत से डरते थे। मैं कभी भूत को घर लेकर नहीं गया। बहुत समय, बहुत कमाई की। मेरे दादाजी ने जो छोड़ा था मैंने उसे आगे बढ़ाया, ढेर सारे पैसे कमाए, और समय पर मुझे अपने देश को छोड़ना भी पड़ा। मैं इंग्लैंड में आ गया अपने बेटे के साथ, और अब यहीं पर रह रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, पता नहीं आज भी वो बागान वहाँ मौजूद होंगे जहाँ पर मैं साइकिल पर जाया करता था, और क्या वो भूत आज भी वहाँ मौजूद होगा, मैं नहीं जानता। समय बहुत बीत चुका है, हो सकता है वो वहाँ पर मौजूद हो, आज भी आवाज़ें लगाता हो। ओ सोनियो, किथे चल रहे हो? आ जाओ, गोलकुंडा की पहाड़ियाँ दिखाऊं।